हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम रोजगार और निर्माण पेपर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, रोजगार और निर्माण पेपर को इस वीडियो के माध्यम से मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पेपर जो ये है, यह मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा निकाला जाता है और यहाँ से प्रश्न बनने और करंट अफेयर को मजबूत करने के लिए बहुत ही शानदार और बहुत पुराना पेपर है ये दोस्तों। ये देखिए आप स्क्रीन पर 40 वर्षों से यह कंटिन्यूअसली आ रहा है मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा और इस साल का अंक है ये 51वां। और इसमें जो है इस सप्ताह की जो खबरें हैं, मतलब ये हर प्रत्येक सोमवार को आता है। इसमें 18/12 मतलब 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक की खबरें इसमें आपको मिलेगी। तो दोस्तों, रोजगार और निर्माण पेपर है, ये पूरी पेपर की कटिंग है। परंतु जो पेपर है उसमें भी जो हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो लेके आया हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों, क्योंकि यह गवर्नमेंट का पेपर है और इसकी कॉपीज इतनी प्रिंट हो नहीं पाती है और प्रत्येक जिले, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के में यह पहुंच नहीं पाता है। और यहाँ तक कि इंदौर, भोपाल जैसे जिलों में भी यह सिर्फ शहरों में मिलता है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा युवा बैठा हुआ है, जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके पास तक यह पेपर पहुंच नहीं पाता है। पहुंचता भी है तो बहुत पुराना हो जाता है जब तक। और पहली बात तो ये है कि हर कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं है। कुछ ही जगह है जहाँ पे अवेलेबल होता है और इसकी जहाँ पे भी अवेलेबल होता है वहाँ पे एस्पिरेंट्स जो रहते हैं वो इसको जल्दी से खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं और इसकी कॉपीज खत्म हो जाती है। तो इस उद्देश्य से मैं वीडियो को ला रहा हूँ ताकि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और जिसको भी इसकी नीड है इस पेपर की उस तक यह पहुँच जाए, ताकि पेपर ना पहुँचे कम से कम इस वीडियो के माध्यम से उसके जो काम की महत्वपूर्ण खबरें हैं वो पहुँच जाए। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए। तो सबसे दोस्तों, मैंने इस पेपर में जो भी हमारे काम की खबरें हैं उन्हें अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने बांट रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित खबरें। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर दोस्तों इस यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर होता है, इसलिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी सुर्खी थी दोस्तों, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश के। यह 33वें मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों क्रम के अनुसार। अभी क्रम कैसे इनका डिसाइड हुआ 33, वो मैं आपको अगली स्लाइड में कवर करूंगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये है मोहन यादव जी, आप स्क्रीन पे देखिए। ये इनको शपथ दिलाई है अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। इसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्री भी इस बार चुने गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए आप, ये है जगदीश देवड़ा और ये है राजेंद्र शुक्ल। शपथ समारोह दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी और ये सारे शामिल थे। इसके साथ ही जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी आए। तो आपसे पूछा जा सकता है या मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और मणिपुर के एन बीरेन सिंह और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। तो दोस्तों, ये जो है ये शपथ समारोह में आए थे। और कार्यक्रम का संचालन है दोस्तों मध्य प्रदेश की अभी कार्यवाहक मुख्य सचिव है वीरा राणा जी। ये पहली दूसरी महिला सचिव है दोस्तों। पहली महिला सचिव थी निर्मला बुच जी, उसके बाद दूसरी महिला सचिव बनी है वीरा राणा जी। तो पहली खबर थी दोस्तों, बहुत ही हॉट खबर है और परीक्षा में प्रश्न बनने के बहुत ही ज्यादा चांस यहाँ से बनते हैं दोस्तों। आगे बात कर लें दोस्तों, आपको मैंने बताया ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड आप ये याद रखिएगा, इनकी विधानसभा है दोस्तों। जो जगदीश देवड़ा है वो मंदसौर की मल्हारगढ़ जो विधानसभा है वहां से चुने कर विधायक आए हैं। और जो राजेंद्र शुक्ल जी है वो विंध्य क्षेत्र की रीवा विधानसभा से चुनकर आए हैं। दोस्तों, जगदीश देवड़ा के बारे में आपको मैं बता दूं कि पिछली सरकार में, शिवराज सरकार में वित्त मंत्री थे और इससे पहले उमा भारती सरकार में भी यह मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं दोस्तों। तो जगदीश देवड़ा पिछली बार वित्त मंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सीट से आते हैं। और आने वाली स्लाइड में बताऊंगा दोस्तों कितने अभी तक उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही एक और खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है।
आने वाली एमपीपीएससी प्री में अगर 28 अप्रैल को हो रही है तो उसमें भी प्रश्न बनने की यहाँ से पूरी संभावना है कि प्रोटेम स्पीकर का पद, दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो गोपाल भार्गव को मिला है। गोपाल भार्गव बनाए गए थे, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं ये विधानसभा में। अभी 16वीं विधानसभा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। प्रोटेम स्पीकर का काम मैं दोस्तों बता दूं कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष चुना नहीं जाता है उससे पहले जो अध्यक्षता करता है सदन की वो प्रोटेम स्पीकर होता है और इनका काम सारे सदस्यों को शपथ दिलाना होता है दोस्तों। तो गोपाल भार्गव जी को इस 16वीं विधानसभा में शपथ दिलाने का कार्य सौंपा गया था प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल और बाकी सबको यह शपथ दिलाते हैं बाकी विधायकों को। और दोस्तों गोपाल भार्गव की जो विधानसभा है वो रहली, ध्यान रखिएगा आप। एक और इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अब डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया है दोस्तों। डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हें एमपी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं अपन। मैंने बोला ही था कि 33वें मुख्यमंत्री वो किस प्रकार है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही थोड़े से उप मुख्यमंत्री पे भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 2 उप मुख्यमंत्री बने, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल। इससे पहले दोस्तों स्वर्गीय सुभाष यादव जी, जमुना देवी जी और वीरेंद्र कुमार शुक्लाचार्य जी और शिव भानु सोलंकी। तो ये 4-5 नाम याद रखिएगा दोस्तों। आपसे एमपीपीएससी में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आपको रहे हैं वो याद रहना चाहिए, सुभाष यादव, जमुना देवी, शिव भानु सोलंकी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, प्यारे लाल कंवर और 2 अभी बने हैं दोस्तों, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। 20 वर्षों बाद कोई उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री रविशंकर शुक्ल जी, पहले मुख्यमंत्री थे ये। और उसके बाद से इनमें दोस्तों व्यक्तिगत तौर पे ना देखते हुए इन्होंने जो क्रम से बनते गए हैं उन्होंने उसके हिसाब से यह 33वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस ये ध्यान रखिएगा, लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा। रविशंकर शुक्ल, भगवत लाई मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र। और अगर अपन अभी बात करें तो सुश्री उमा भारती, बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान आए, इनको 3 बार काउंट किया। फिर कमलनाथ, फिर शिवराज सिंह चौहान आए थे और फिर अंतिम में अभी मोहन यादव जी, जो उज्जैन दक्षिण विधानसभा से यह आते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा। पहली बार 1977 में लगा था, दूसरी बार 1980, तीसरी बार 1992 में लगा था दोस्तों। इस समय आप ये याद रखिएगा कि एक लिस्ट पढ़ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री जब राष्ट्रपति शासन लगा, जब किस किस मुख्यमंत्री के काल में से पहला श्यामा चरण शुक्ल के, जब ये है याद रखिएगा यहाँ पे लगा था श्यामा चरण शुक्ल के कार्यकाल में। फिर उसके बाद 2 बार जो लगा है दोस्तों वो सुंदरलाल पटवा जी के समय लगा है। आप ये मैंने मुख्यमंत्री बता दिए, आप राज्यपाल भी याद कर लीजिएगा जब राष्ट्रपति शासन लगा, जब राज्यपाल कौन थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे ही मुख्यमंत्री जी आए हैं उन्होंने कुछ आदेश देना शुरू किए हैं, जैसे लाउड स्पीकर पे बैन वगैरह लगाना, ये वो। और एक उन्होंने आदेश दिया जैसा पुलिस बैंड को ज़्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की दोस्तों एक बैठक हुई थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने भाग लिया। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ये बात बोली गई है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन 26 जनवरी को होगा दोस्तों। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका शुभारंभ उज्जैन से ही हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और इसका समापन जो है 26 जनवरी को होगा दोस्तों। ये इतनी बात आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही विकसित भारत @ 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम दोस्तों, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखना है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक भोपाल में कार्यक्रम हुआ था कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर में, और इसका संयोजन है दोस्तों वो नीति आयोग द्वारा किया गया था। और ये बात उन्होंने इस कार्यक्रम में कही है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखना है। और ये याद रखिएगा तो वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम इसका नाम था। ये आप स्क्रीन पर देख लेते हैं, वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी जिससे जुड़े थे और ये हमारे राज्यपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं।
अब ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड खबरें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं पूरे विश्व और पूरे देश में जो चर्चित व्यक्तित्व है उनकी हम बात अब कर लेते हैं कि जो चर्चा में व्यक्तित्व, और एमपीपीएससी में भी एक करंट अफेयर की आप यूनिट 8 देखते हैं तो उसमें एक चर्चित व्यक्तित्व का पॉइंट उन्होंने दे रखा है टॉपिक, तो यहाँ से बनने की क्वेश्चन संभावना यहाँ से भी रहती है। तो रणवीर सिंह है दोस्तों, इनको रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह सम्मानित हुए हैं। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह को उनके योगदान के लिए रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सम्मानित किया गया है। सऊदी अरब के जेद्दा में हुए फिल्म महोत्सव में यह अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित हुए और कहाँ पे हुआ था यह? सऊदी अरब के जेद्दा में। अक्षता मूर्ति दोस्तों चलने मंगल पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रोवर जो दोस्तों आपने चंद्रयान 3 जो अभी न्यूज में था तो उसमें वो पहिए वाली गाड़ी रहती है, उसको रोवर बोला जाता है। और एक नासा द्वारा कार्यक्रम, अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यह कार्यक्रम मंगल ग्रह के लिए है, उसमें इन्होंने अक्षता मूर्ति जी ने रोवर चलाने का काम किया और पहली भारतीय महिला यह बन गई है। स्मृति शेष में बात कर लेते हैं दोस्तों। पद्मश्री रोजम वादक थंगा का निधन हो चुका है 103 वर्ष की आयु में। यह बांस से बनी बांसुरी जिसे स्वदेशी संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे और इसके लिए इन्होंने 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, ये बांसुरी टाइप बजा रहे हैं, तो इनका निधन हो चुका है। और आपने दोस्तों सीआईडी नाटक देखा ही होगा, उसमें एक फ्रेडिक्स करके जो किरदार था उनका असल नाम था दिनेश फडणीस। 57 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका भी निधन हो गया। इन्होंने सरफरोश, मेला, सुपर 30 फिल्मों में अभिनय किया है दोस्तों। ये इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में पहली महिला मेडिकल अफसर बनी है दोस्तों। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन चुकी है गीतिका कौल, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टेलर स्विफ्ट पॉप सिंगर को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अमेरिकी पॉप सिंगर है टेलर स्विफ्ट, इनको टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम साल 1927 से प्रत्येक वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है दोस्तों। इस साल टेलर के 3 एल्बम हिट रहे। इसी साल उन्हें इराज म्यूजिक कंसर्ट टूर भी किया था। 33 वर्षीय सिंगर की लोकप्रियता देखते हुए हार्वर्ड और फ्लोरिडा में विश्वविद्यालय में अगले सत्र में उन्हें पाठ्यक्रम चलाने जा रहे हैं दोस्तों। इनका नाम याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। क्रिस्टिना कोल जो भारत वंशी वर्जीनिया से लड़ेगी चुनाव दोस्तों। भारतीय मूल की अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ क्रिस्टिन कोल चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ेगी। अगर कोल 2024 में चुनी गई तो वह प्रतिनिधि सभा में चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला होगी दोस्तों। जय शाह आप जानते ही दोस्तों, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई के सचिव है। इन्हें स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। मोटा भाई के नाम से फेमस है दोस्तों ये। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इनके मीम्स चलते हैं कि ये जो है स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी भी टूर्नामेंट या आईपीएल की, ऐसा कहा जाता है। लोकप्रिय शब्द रिच वर्ड ऑफ द ईयर बना है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोलचाल के शब्द रिच को 2023 का लोकप्रिय शब्द घोषित किया। यह शब्द शैली, सौंदर्य, आकर्षण या रोमांटिक शब्द के अर्थ को संदर्भित करता प्रतीत होता है। रिच शब्द दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर बनाया। एड्रियन स्टाइनर ओलंपिक आयोजन समिति से इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। ब्रिस्बेन के लॉर्ड मेयर एड्रियन स्टाइनर ने 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों के समापन से आयोजन समिति से त्याग पत्र दे दिया दोस्तों। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु 2032 में दोस्तों, अभी 2024 में टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं, फिर इसके बाद 2028 में पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 2028 में। उसके बाद 2032 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में जो है ये वहां पे ओलंपिक खेल होना। और 2036 की बात दोस्तों भारत में चल रही है कि 2036 के ओलंपिक खेल हैं वो भारत में हो सकते हैं। तो अभी 2024 के टोक्यो वाले याद रखिएगा, इसके बाद 2028 में पेरिस में होने वाले हैं, 2032 ब्रिस्बेन और 2036 भारत में हो सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये चर्चित व्यक्तित्व थे। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं अपन। तो इस जो टाइम पीरियड है 18 दिसंबर से 24 दिसंबर में सबसे जो महत्वपूर्ण दिवस आता है वह 22 दिसंबर पर राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित के महत्व और विश्व में भारत के प्रभाव को रेखांकित करता है यह दिन। दोस्तों 2012 में इसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब जो मनमोहन सिंह थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर। तो 22 दिसंबर को इनकी जयंती होती है दोस्तों। तो 2012 में 125वीं जयंती थी, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी गणित के महत्व और विश्व में भारत के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए। अगली बात करते हैं दोस्तों 22 दिसंबर के आगे बढ़ते हैं हम। 24 दिसंबर को आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य दोस्तों उपभोक्ताओं अधिकारों जागरूक जागो ग्राहक जागो वाले जो एड आते हैं वो इसी के तहत आते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एमपीपीएससी का एक और मेन सेगमेंट, और हर किसी एग्जाम का एमपी हो या एमपीपीएससी हो या एमपी की कोई अदर एग्जाम हो या राष्ट्रीय लेवल की कोई एग्जाम हो जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है दोस्तों। तो आईसीसी ने सबसे पहली खबर, तो आईसीसी ने जारी किया अंडर 19 विश्व कप का कार्यक्रम दोस्तों। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और उन्होंने दोस्तों अंडर 19 विश्व कप का जो शेड्यूल है वो जारी किया है। कब से कब तक होंगे दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं। तो 20 जनवरी से शुरू होंगे और 11 फरवरी तक चलेंगे दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में इनका आयोजन हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं इसका आयोजन पहले श्रीलंका में होना था, परंतु उनका जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसको आपको पता ही है दोस्तों, अभी जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कुछ घोटाले या भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनके बोर्ड के ऊपर, और उनकी सरकार ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वहां से निलंबित कर दिया था दोस्तों। तो इस कारण से अब जो अंडर 19 विश्व कप है वो श्रीलंका में न होते होते दक्षिण अफ्रीका में होगा दोस्तों। तो अंडर 19 विश्व कप है दोस्तों ये, और अभी तक ये भारत में सबसे ज्यादा बार 5 बार ये विश्व कप जीत चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 3, पाकिस्तान 2, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश एक एक बार चैंपियन रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ ही अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का भी घोषणा हो गई है। उदय सहारन इनका नाम याद रखिएगा, ये इनको कप्तान बनाया गया है। 15 सदस्यीय टीम के ये कप्तान है, बाकी आप ये नाम पढ़ लीजिएगा, और भी नाम है कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उदय सहारन का नाम है क्योंकि यह कैप्टन है अंडर 19 विश्व कप के। तो कहाँ होगा ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय टीम के कप्तान कौन है? उदय सहारन। अभी तक भारत 5 बार यह विश्व कप जीत चुका है अंडर 19 का, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों खबरें यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है दोस्तों। इतना सा आप नाम याद रखिएगा इनका, एलिसा हेली है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किस खेल संबंधित हिसाब से यह भी आता है, तो क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। FIH जूनियर महिला विश्व कप नीदरलैंड ने 5वीं बार जीता है दोस्तों ये खिताब। तो नीदरलैंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FIH जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। चिली में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया और नीदरलैंड ने 5वीं बार खिताब जीता है दोस्तों। तो कहाँ पे हुआ है? चिली में हुआ था फाइनल। किसको हराया? अर्जेंटीना ने। नीदरलैंड ने जो किसको हराया, वो अर्जेंटीना को हराया, और नीदरलैंड ने 5वीं बार खिताब जीता है दोस्तों। इससे पहले उन्होंने 1997, 2009, 2013 और 2012 में यह खिताब जीता था दोस्तों। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप। पोलैंड की ईगा स्विएटेक बनी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। दोस्तों पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है, इन्हें लगातार दूसरी बार ये प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों। इतना सा ध्यान रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी है, पोलैंड की है, और जो महिला टेनिस की सर्वोच्च संस्था है WTA, उन्होंने इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए पेस और अमृतराज। भारतीय महान टेनिस खिलाड़ी दोस्तों लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। आप ये ध्यान रखिएगा, लिएंडर पेस भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी है। पेस ने अपने करियर में
18 ग्रैंड स्लैम टाइटल दोस्तों जीते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की मानद अध्यक्ष है किम क्लाइस्टर्स। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों एक आप, ताकि पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना हो। तो सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकते हैं दोस्तों, लिएंडर पेस किन खेल संबंधित है। और अभी ये पूछा जा सकता है टेनिस हॉल ऑफ फेम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो लिएंडर पेस और विजय अमृता। और सबसे फेमस और सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों पुरुष खिलाड़ी लिएंडर पेस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों देश विदेश से संबंधित खबरें भी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 दोस्तों ये दुबई में हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। दुनिया के कई गरीब देशों को संपन्न देशों में ज्यादा मदद करने में सामने आया भारत। COP28 को सम्मेलन में संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जलवायु सम्मेलन जो हुआ है इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जलवायु से रिलेटेड सम्मेलन होता है COP28, और इस बार का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों दुबई में हुआ है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन दोस्तों भारत में हुआ है। और एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा विकसित करने के साथ काम करना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों। मतलब इसकी अगर बात करें ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में दोस्तों, इस ग्रुप में 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। भारत 2024 में GPAI का लीड चेयर है, और भारत ने 12 से 14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और भारत मंडपम में दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में दोस्तों। ग्रेजुएट रूट वीजा की समीक्षा कर सकती है सुनक सरकार। दोस्तों ब्रिटेन की सरकार जल्द ही ग्रेजुएट रूट वीजा की समीक्षा कर सकती है। सबसे पहले बात कर लें दोस्तों ग्रेजुएट रूट वीजा है क्या, ये ब्रिटेन से संबंधित है। ग्रेजुएट रूट वीजा के तहत ब्रिटेन से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय छात्र 2 साल तक ब्रिटेन में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेजुएट रूट वीजा यह ब्रिटेन से संबंधित है, और ब्रिटेन सरकार इसे जल्द समीक्षा कर सकती है, ऐसी खबर आई है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पहल आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो रोजगार निर्माण पेपर है ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह हर किसी के पास इसकी प्रिंट कॉपी पहुंच नहीं पाती है, गांव देहात में रहने वाले लड़कों के पास स्पेशली। तो आप ये वीडियो के माध्यम से उन तक इसका जो महत्वपूर्ण सार है वह पहुंच जाए इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।